हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चल रहा है हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट और आज है इसकी 6th क्लास। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उस पर एक बार नजर मारेंगे और फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर और टॉपिक नंबर 1 to 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है और 13 14 डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने उसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, चाहे आपने इस नोट से किया हो चाहे आपने अपने बुक से किया हो। आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? वो है डिस्क्रिप्शन पे। तो जाइए, वहां से आपको लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लो, चैनल को फॉलो कर लो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं मिलेंगे, बाकी सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम जो टारगेट लेके चलेंगे इस लेक्चर के अंदर, वो होगा हमारा टॉपिक नंबर 9, डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये दो टॉपिक हमारा टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, और फिर हम आगे इसको परस्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, सीधा चलते इस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ। और पहले हम ये देखते जाते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वाह, कितना सारा टॉपिक हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया बच्चों। हाँ, तो चलो बच्चों, डीमैटेरियलाइजेशन से चालू करते हैं। अभी क्या है डीमैटेरियलाइजेशन, किस बला का नाम है, जरा डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था 1980s में, 1988 1990 की स्टार्टिंग में इतना ज्यादा इंटरनेट, इतना ज्यादा कंप्यूटर इंडिया के अंदर नहीं आया था क्या। लेकिन शेयर्स खरीदे बेचे नहीं जाते थे? शेयर्स तो खरीदे बेचे जाते थे। तो फिर शेयर्स कैसे खरीदे बेचे जाते थे? अभी तो सर सब कुछ ऑनलाइन काम होता है, पहले क्या होता था? तो बच्चों, पहले होता था फिजिकल काम। मतलब ये, पहले शेयर सर्टिफिकेट होता था, एक्चुअल में एक सर्टिफिकेट होता था जिसपे लिखा जाता था कि मिस्टर मोहन राम ने 100 रुपए लगा के कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं। अब मिस्टर सोहन ने 1000 रुपए लगा के कंपनी के 500 शेयर खरीदे हैं। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने 10,000 लगा के 200 शेयर खरीदे हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स बकायदा बटे जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, घपलेबाजी होना चालू हो गई। अब घपलेबाजी कैसे होती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो गए, किसी के शेयर सर्टिफिकेट पुराने हो गए, फट गए, कबाड़े में चले गए, ठीक है ना। किसी ने क्या हुआ, उस पर नाम बदल के अपना नाम लगा के अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए। तो यहाँ पे जो फौजरी थी ना, 420 के जो केस थे, वो इंक्रीज होना चालू हो गए थे। तो जैसे ही फिर कंप्यूटर आया, तो भैया गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम ये फिजिकल सर्टिफिकेट का जो काम है इसको हम बंद कर देंगे, जिससे किसी भी तरीके का 420 वाला काम ना हो पाए। तो हम क्या करेंगे, उस फिजिकल सर्टिफिकेट्स को हटा के इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, जैसे पेटीएम में पैसे नहीं पड़े होते हैं, वैसे आपकी जेब में पैसे नहीं रखेंगे, एक सेकंड, आपकी जेब में पैसे नहीं रखेंगे, आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे रख लेंगे, गूगल पे आपके पैसे दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप सेफ रहोगे, आपके शेयर्स चोरी नहीं होंगे, किसी भी तरीके की 420 नहीं होगी। या कुछ चीज समझ में आया? तो द प्रोसेस ऑफ converting physical shares into electronic form, I repeat, the process of converting physical share into electronic form, उस चीज को बोला जाता है डीमैटेरियलाइजेशन। जो मटेरियल था उसको खत्म कर दिया, तो उस चीज को क्या बुलाया जाता है? डीमैटेरियलाइजेशन। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है? रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है? A process where securities are held by investor in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic number or entry so that he can hold it as an electronic balance in an account। जैसे पेटीएम में आपके पैसे नहीं पड़े होते, आपके हाथ में तो नहीं होते, एक सिर्फ नंबर ही तो होता है कि आपके 50 रुपए पड़े हैं। तो वैसे ही आपके पास 50 शेयर पड़े हैं। तो ये क्या, फिजिकल फॉर्म से हटा के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कर देना शेयर्स का, इस चीज को बुलाया जाता है डीमैटेरियलाइजेशन। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब ये तो हमको पता लग गया, जब हम फिजिकल शेयर्स को जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? डीमैटेरियलाइजेशन। और उसको अगर आप उल्टा कर दे, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को वापस से हम फिजिकल शेयर्स में बदल दे, तो उसको हम क्या बुलाते हैं?
रीमेटीरियलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक होल्डर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स। उस चीज को क्या बुलाया जाता है? रीमेटीरियलाइजेशन। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है? कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो बता दो। नहीं है? ओके, आगे क्या रहेगा? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे बैंकों का आरबीआई है ना, तो बच्चों सेकेंडरी मार्केट शेयर्स मार्केट में एसबीआई है हमारा ताऊ। तो उसने क्या रखा है? सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है कि जितने भी शेयर्स का सेटलमेंट होगा, जितने भी सिक्योरिटी का सेटलमेंट होगा, वो डीमैट फॉर्म में होगा, मतलब डीमैटीरियलाइज्ड फॉर्म में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। तभी बोलते हैं डीमैट अकाउंट बनाओ। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आपके शेयर्स को, आपकी सिक्योरिटीज को, आपके डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। और डीमैट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। तो सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है कि जितना भी सेटलमेंट होगा, जितना भी खरीदने बेचने का सेटलमेंट होगा, वो डीमैट फॉर्म में ही होगा। ठीक है। और देखो उन्होंने बहुत बेसिक सी बात लिखी हुई है, होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट एज इट इज लाइक अ बैंक अकाउंट। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में आपके सिक्योरिटीज पड़ी रहती है, शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह पड़े रहते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। और आगे उन्होंने एक बात क्या रखी है, जैसे आप बैंक में एफडी वगैरह गिरवी रखवा सकते हो, कोई चीज गिरवी रखवा सकते हो ना, सोना गिरवी रखवाते हैं, वैसे आप अपना डीमैट सिक्योरिटीज को भी आप प्लेज या फिर हाइपोथेकेट कर सकते हो। हाइपोथेकेट मतलब होता है गिरवी रखवाना, जिससे आप लोन ले पाओ बैंक से। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स और आपको लोन की जरूरत है, तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से बोलते हो देखो बैंक, मेरे पास ये शेयर्स हैं, आप इसको गिरवी रख लो, मुझे लोन दे दो। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और एक चीज तो लिखी हुई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिजिकल शेयर्स के केस में चोरी हो सकता था, फॉर्जरी हो सकता था, ठीक है ना, पेपर रद्दी में जा सकते थे, फट सकते थे। डीमैट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? कोई भी डाउट डीमैटेरियलाइजेशन में? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखा है डिपॉजिटरी का। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला सर पेटीएम है, तो बच्चों पेटीएम क्या है? एक कंपनी है जिसके पास हमने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, पेटीएम वॉलेट पर पैसे रखते हैं। गूगल पे में क्या होता है? बैंक में हमारा अकाउंट होता है, गूगल पे से लिंक होता है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये शेयर्स जो हैं हम किसी अकाउंट में रखते हैं, डीमैट अकाउंट में रखते हैं? हाँ रखते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाते कहाँ हैं? बैंक के पास खुलवाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के पास खुलवाते हैं, कहाँ खुलवाते हैं? कहीं ना कहीं तो खुलवाते होंगे। बिल्कुल सही। तो ये डीमैट अकाउंट होते हैं बच्चों, वो हम डिपॉजिटरी में खुलवाते हैं। जैसे बैंक में हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी में हम डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं। डिपॉजिटरी का नाम ही पता लग रहा है, डिपॉजिट। तो जहां पर हम अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट कर देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या पड़ गया हमारा? डिपॉजिटरी। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? डिपॉजिटरी रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक बैंक कीप्स मनी in safe custody for customer, a depository is also like a bank and keeps securities in electronic form on the behalf of investors. तो जो डिपॉजिटरी होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी रखता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर या इन्वेस्टर्स। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, वैसे हम डिपॉजिटरी में अपने सिक्योरिटीज रखते हैं। आगे क्या दे रखा है? इन डिपॉजिटरी अ सिक्योरिटीज अकाउंट कैन बी ओपन। जिस सिक्योरिटी अकाउंट का यहाँ पे नाम क्या है? डीमैट अकाउंट। ठीक है। ऑल शेयर्स कैन बी डिपॉजिटेड। जैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं वैसे शेयर्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है ना। और डिपॉजिटरी को हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे शेयर्स को खरीदो बेचो। जैसे बैंक में हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कि हर महीने हमारी किस्त कटती रहे, इंस्टॉलमेंट कटती रहे, तो वैसे ही हम डिपॉजिटरी में भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मेरे जो शेयर्स हैं तब खरीद लो या तब बेच दो। तो बिल्कुल डिपॉजिटरी बैंक की तरह है, बस नाम बैंक वर्ड यूज नहीं हो रहा, वर्ड यूज हो रहा है डिपॉजिटरी। बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम सिक्योरिटीज को वहां पर जमा करा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। आगे इन्होंने क्या दे रखा है? बहुत बेसिक सी बात बोली है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है। टेक्नोलॉजी से यहाँ पे हम शेयर्स को स्टोर करके रखते हैं। इसमें कोई भी ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा जो भी काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही काम होता है। और यहाँ पर स्पीड है, एफिशिएंसी है, टाइम पास वाली बातें बोली है। अगला पॉइंट जो है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज है।
ध्यान रखना, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं ना, लेकिन इंडिया के पास जो डिपॉजिटरी है वो दो हैं। पहली डिपॉजिटरी का नाम क्या है? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है? NSDL। दूसरी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का नाम क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL। ध्यान रखना, ये दो हमारी डिपॉजिटरी, इसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये दो हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर PNB है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, पता नहीं कितने सारे तो बैंक है, लेकिन जो डिपॉजिटरी हैं सिर्फ दो हैं, NSDL और CDSL। फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने क्या देखा, पहली हमारी जो थी वो थी डिपॉजिटरी थी, और इसको प्रमोट किसने किया था, इसको स्टार्ट किसने किया था? IDBI ने किया था, UTI ने किया था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया था। ध्यान रखना बच्चों, इंडिया के अंदर मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। एक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई रिपीट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हमारा ये बनाया था क्या? NSDL। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदते बेचते हो तो आपकी जो डीलिंग होती है वो NSDL के थ्रू होती है, आपका अकाउंट NSDL में ओपन होता है। और अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को खरीदते बेचते हो तो आपका जो अकाउंट होगा वो CDSL में ओपन होगा। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वरना आप पेपर बुक जब आप देखोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसको किसने प्रमोट किया था? ये सेकेंडरी डिपॉजिटरी है, पहले NSDL बना था, फिर CDSL बना था। इसको किसने प्रमोट किया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया था और बैंक ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट किया था। क्लियर लॉजिक? कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके, तो हमको पता लगा डीमेटेरियलाइजेशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? डीमेटेरियलाइजेशन। और इसके रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, सेबी ने वो कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है, जो भी सेटलमेंट होगा वो डीमेट फॉर्म में होगा। डिपॉजिटरी का मतलब हमको पता लग गया, इट जस्ट लाइक अ बैंक वेयर वी कैन डिपॉजिट आवर शेयर्स, वी कैन विड्रॉ आवर शेयर्स, वी कैन सोल्ड आवर शेयर्स। दो टाइप की डिपॉजिटरी, एक है हमारा NSDL और दूसरा है हमारा क्या? CDSL। NSDL पहला, CDSL बाद का। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया था, UTI ने प्रमोट किया था, IDBI ने प्रमोट किया था, और CDSL किसने प्रमोट किया था? बैंक ऑफ इंडिया ने और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। रिवाइज हो गया? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? अच्छा, एक चीज और, जैसे बैंक में जाते हैं और हम अकाउंट ओपन करा लेते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना, तो क्या वैसे ही हम डिपॉजिटरी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई हमको ये फॉर्म देना? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर देखो, सिर्फ दो डिपॉजिटरी है, एक NSDL है, एक CDSL है, और इंडिया में इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इतने सारे लोग को ये दो ऑर्गेनाइजेशन झेल सकते हैं? नहीं झेल सकते। तो इनके बीच में मीडिएटर बिठाए गए, मतलब ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारे डिपॉजिटरी हैं, इनके बीच में कुछ मीडिएटर्स बिठाए गए, मतलब ये जो लोग हैं बीच वालों के पास अपने अकाउंट ओपन करवाएंगे, और ये इनके थ्रू अकाउंट ओपन करवाएंगे, मतलब डायरेक्टली अकाउंट ओपन नहीं होगा। मतलब ये हमको किसी के थ्रू अपने अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पे, आप जब आपने ग्रो ऐप का नाम सुना है? ग्रो ऐप, जीरो था, अपस्टॉक, ये नाम आपने सुने होंगे। तो क्या है, ये लोग मीडिएटर्स हैं। आई रिपीट, ये लोग क्या? मीडिएटर्स हैं। आप जो अपने अकाउंट है ना, आप ग्रो के पास ओपन करवाते हो, आप जीरोधा के पास ओपन करवाते हो, आप ये एंजल ब्रोकिंग आपने शायद बात सुना, आपने शायद टाटा कैपिटल, रिलायंस कैपिटल वर्ड नाम सुना हो। आप अपने जो अकाउंट होते हैं आप इनके पास ओपन करवाते हो, और ये आपके अकाउंट जो है किससे लिंक कर देते हैं? CDSL से और NSDL से लिंक कर देते हैं। मतलब ये आप डायरेक्टली इनसे लिंक्ड नहीं होते हो। तो बच्चों, बात चल रही थी हमारी डिपॉजिटरी की। तो डिपॉजिटरी के अंदर हम हमारे शेयर जो है डिपॉजिट होते हैं। तो क्या हम डायरेक्टली जाके डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? द आंसर इज नो। हमको मीडिएटर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों है? हमको मीडिएटर के थ्रू क्यों जाना है, हम डायरेक्टली क्यों नहीं जा सकते? कि बच्चों, हमारे पास सिर्फ दो डिपॉजिटरी पूरे इंडिया में, ब्रांचेस बहुत ज्यादा लेकिन है कितनी डिपॉजिटरी? दो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, और वो इसके अंदर आके अगर इनसे डायरेक्टली डील करना चालू कर देंगे तो इनकी जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी जो मैन पावर है वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या, इनके लिए बिचौलिए बिठाए गए हैं, मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव, CDSL के और NSDL के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका नाम क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हम क्या करते हैं एज अ इन्वेस्टर, जैसे मान के चलो आज आपका मन कराया
कि यार मुझे ना शेयर्स खरीदने बेचने, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप सीधा एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास नहीं जाओगे, आप किसके पास जाओगे? इन लोगों के पास जाओगे। किनके पास? जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। सर हमको कैसे पता लगेगा कौन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और कोई नहीं? जो भी बोलता है ना मेरे यहाँ के आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो, तो वो समझ लो वो क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। ठीक है, बेसिक सी चीज है। जैसे ग्रो ऐप का आपने नाम सुना होगा, जीरोधा का आपने नाम सुना होगा, आपने क्या कहते हैं एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा, आपने टाटा कैपिटल का नाम सुना होगा। तो ये सारे क्या हैं? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं। मतलब ये आप इनके थ्रू अपने अकाउंट ओपन करवाते हो एनएसडीएल में और सीडीएसएल में। ठीक है, ये आपको चीज क्लियर हो गया? तो यही आपको शेयर्स खरीदवाते हैं और बिकवाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट एक बार रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ जरा रीड करते हैं। बोथ दीज नेशनल लेवल डिपॉजिटरी ऑपरेट थ्रू इंटरमीडियरीज, ध्यान रखना इंटरमीडियरीज के थ्रू ये काम करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करते हैं। हु आर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टेड टू द डिपॉजिटरी, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप जाके शेयर्स देके तो आते नहीं, पेपर वर्क सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो मतलब ये मान के चलो ये हमारी डिपॉजिटरी है, ये हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट के थ्रू लिंक्ड होते हैं, और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है पब्लिक से डील करते हैं। तो पब्लिक इनके पास आती है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, और फिर ये इनके अकाउंट यहाँ पर ओपन करवाते हैं। क्लियर? ओके, फिर से रीड करते हैं। Both these national level depository operate through intermediaries who are electronically connected to depository and serve as contact points with the investors। ठीक है, तो ये बिचौलिया का काम करते हैं और इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या रखी है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। ठीक है ना, जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो बीच में होते हैं, ये हमारे डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का लिंक होते हैं। और यही क्या लिखा हुआ है? Who is authorized to maintain accounts of dematerialized shares। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही आपके अकाउंट ओपन वगैरह करवा सकते हैं, मैनेज करवा सकते हैं। आप डायरेक्टली जाके डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स नहीं बना सकते, ना ही अकाउंट ओपन वगैरह करा सकते। यू हैव टू गो थ्रू इंटरमीडिएरीज, उसको हम डीपी बुलाते हैं शॉर्ट में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और उन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के, वो भी एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक ब्रोकर्स, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्हीं को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाने की परमिशन दी गई है। अगर आपको लगता है ना कि आप जाके डीपी बन सकते हो, द आंसर इज नो, यू कैन नॉट बिकम अ डीपी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती है। तो कोई भी इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी झेल पाए अकेला। तो ऐसे में आपको ऑर्गेनाइजेशन या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे में काम को प्रोफेशनली डील करती है, वही ये चालू कर सकती है। क्लियर? तो अभी तक हमने मेजरली 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, डीमैटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराना। डिपॉजिटरी का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? ये डिपॉजिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक तरीके से, और पब्लिक के लिंक होते हैं। तो पब्लिक को अगर अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो दे हैव टू गो थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो डिपॉजिटरी में उनका अकाउंट ओपन करवाते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं? ठीक है, लास्ट का पैराग्राफ टाइम पास दे रखा है, रीड कर देना, छोड़ देना, कोई बात नहीं। अब जो मेजर हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है एडवांटेजेस। ये इलेक्ट्रॉनिक जब हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं तो उसके फायदे क्या क्या मिलते हैं हमको। पहले फिजिकल शेयर्स हम खरीदते बेचते थे, अब इलेक्ट्रॉनिकली हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, तो इसमें हमको फायदा क्या क्या मिल रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टाइम पास वाला टॉपिक है। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रहती, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, आपको पता होता है क्या प्राइस है, आपको सारे सिक्योरिटीज के प्राइसेस पता होते हैं, कितने पे खरीद रहे हैं, कितने पे बेच रहे हैं, और रियल टाइम पता होता है, मतलब हर सेकंड क्या प्राइस है ये आपको तक पता होता है। तो कुछ भी तरीके की प्राइस रिलेटेड घपलेबाजी होने का चांस होता ही नहीं है। पहले जब मैनुअल मार्केट होता था तब प्राइस की घपलेबाजी हो जाती थी, लेकिन अब घपलेबाजी नहीं होती, क्योंकि हर चीज आपके आंखों के सामने, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है। दूसरा क्या? एफिशिएंसी इन इंफॉर्मेशन। आप जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फैलती है, आपको हर वक्त, आपको हर सेकंड पता लगता है कि मार्केट के अंदर क्या ऑपरेट हो रहा है। द कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस, ऑन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट दैट इन्फ्लुएंस शेयर प्राइसेस। आपको हर वक्त न्यूज चलती रहती है कि हाँ भाई
ये कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया, ये कंपनी ने लॉस गेन किया, यहाँ की कंपनी का एमडी छोड़ गया, इस कंपनी के एमडी को गिरफ्तार कर लिया गया, इससे कंपनी के मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं प्राइस में वो बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे केस में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फैलती है थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है ना, वायरल हो जाती चीजें। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, जैसे आपका टाइम, कॉस्ट, रिस्क, एरर, एफर्ट सब कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली पता है इलेक्ट्रॉनिक काम करोगे तो आपके एफर्ट्स जो है वो कम लगेंगे। फोर्थ पॉइंट बहुत ही सिंपल है, आप देश दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो बिना किसी का चेहरा देखे। फिजिकल वे में तो क्या होता था, आपको सामने खरीदना बेचना होता था, मुझे बेचना आपको खरीदना, तो सामने ही खरीद बेच सकते थे ब्रोकर्स के थ्रू। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की मदद से आप, जैसे ना अमेज़न पे क्या है, आपने बायर को नहीं देखा, आपने सेलर को नहीं देखा, आपने सामान खरीद लिया, वैसे ही शेयर्स भी आप दुनिया के किसी भी कोने में से बैठकर किसी भी दुनिया के शेयर्स को, अपनी कंट्री के शेयर्स को आप खरीद और बेच सकते हो बिना अपने ब्रोकर्स का चेहरा देखे, बिना अपने बायर या सेलर का चेहरा देखे। तो इतना ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। तो क्या लिखा हुआ है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री, मतलब अपने देश के ही शेयर्स हैं, even abroad who wish to participate in stock market can buy or sell securities through brokers or members without knowing each other। मतलब ये आपको बिना देखे बिना समझे बायर को, सेलर को, ब्रोकर को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आप लीगली और 100% सेफ्टी के संग शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। सारे ब्रोकर्स अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, कंप्यूटर पर लगे होते हैं और सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते रहते हैं, वैसे ही बायर और सेलर भी यही करते हैं। क्लियर? ओके। और बच्चों आज का लास्ट पॉइंट, और उसके बाद हम करेंगे क्लास की समाप्ति। क्या दे रखा है, ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री हैव बीन बॉट टू वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये पहले क्या होता था, किसी कंपनी के शेयर्स कहीं खरीदे जा रहे हैं, किसी की कंपनी के कहां बेचे जा रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अलग लोग जाते थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और अलग जाते थे। अब क्या हो रहा है, टेक्निकली इंटरनेट की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, एक टेक्नोलॉजी पर आ गया, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज आपका कंप्यूटर। तो आपको चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स को खरीदना बेचना हो, चाहे आपको उसमें बेचना हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना बेचना हो, आप सब कुछ अपने कंप्यूटर से खरीद और बेच सकते हो। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने एडवांटेजेस देख लिए। एडवांटेज बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, आपके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, कहीं से भी कैसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक प्लेटफॉर्म पर आप आ गए हो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब को पता लगे, इंटरमीडिएरीज होते हैं बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर अपने शेयर्स को आप डीमैट फॉर्म में डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। दो टाइप की आपकी डिपॉजिटरी होती है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब को पता लग ही गया। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर, कि एक्चुअल में शेयर्स को खरीदा बेचा कैसे जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सेबी के बारे में, मतलब ये हमारी सिर्फ 2 क्लासेस और बची, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा एक बार इंडेक्स पे जाते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक्स देख लिए। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर देख लिए, टॉपिक नंबर 1 to 10 देख लिया और 13 14 देख लिया, अब सिर्फ 11 और 12 बचा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।